अध्याय 1982। आप चाहते हैं कि मैं अपना पैसा छोड़ दूं। भीड़ बिल्कुल शांत हो गई। इस पल में क्षेत्र का एक भी व्यक्ति एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। क्या यह सच में तुम्हारी पोती है? क्या आपको यकीन है कि वह भेष में कोई और नहीं है? बूढ़ा आदमी एल्डर बाई ये की ओर मुड़ा और पूछा। वह बाई रुआकिंग की स्थिति के बारे में अच्छी तरह जानता था। यहाँ तक अगर वह कहीं और से दो बेहद शक्तिशाली तलवार कला सीखने में कामयाब हो गई थी, तो कोई रास्ता नहीं था कि वह इतनी शक्तिशाली हो सकती थी कि लियू यूलियन पर OHKOL प्रदर्शन कर सके। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि बाई रुआकिंग के पास पहले से ही लड़ने का कौशल था जो शीर्ष 3 प्रमुख शिष्यों को टक्कर देता था? आधे घंटे से भी कम समय में 17वें स्थान से शीर्ष 3 में पहुंचने के लिए आरोही बादल तलवार मंडप के इतिहास में उसका नाम नीचे जाने के लिए पर्याप्त था। मैं ऐसा सोचता हूँ। एल्डर बाई ये भी मौजूदा स्थिति से थोड़ा अभिभूत थी। उसने अनुमान लगाया था कि उसकी पोती को IM लो प्रोफाइल का सीधा प्रसारण मिला था। लियू यूलियन की हार के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाला शिष्य स्वेच्छा से द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी तक चला गया। उसकी ताकत काफी हद तक लियू यूलियन के बराबर थी, इसलिए झांक जुबान के मार्गदर्शन में वह भी तलवार से टॉस करके एक एक गोली मारकर समाप्त हो गया। मुख्य शिष्यों का शीर्ष रैंक है जिंगक्सुआ नाम का एक व्यक्ति है। वह फर्स्ट एल्डर हे तियान का पोता है। ऐसा लगता है कि हम मुख्य शिष्यों के पहले स्थान पर एक रोमांचक कुश्ती देखने जा रहे हैं। भले ही बाई रुआकिंग ईथर हॉल में मुख्य शिष्यों के शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हो, फिर भी वह आवश्यक रूप से मुख्य शिष्यों में सबसे मजबूत नहीं है। आखिरकार सभी सेनानियों की खेती को यहाँ लेसर स्यूडो इमोर्टल में दबा दिया गया है। मैंने सुना है कि वह जिंगक्सुआन पहले ही स्वर्गीय सच्चे अमर तक पहुंच चुका है, और वह एक उच्च अमर बनने से केवल एक कदम दूर है। आप वहां पर बहुत अदूरदर्शी हो रहे हैं। मैंने सुना है कि बाई रुआकिंग भी सच्चे अमर क्षेत्र में पहुंच गई है। जब तक वह तलवारबाजी के क्षेत्र में हे जिंगक्सुआन को पार करने में सक्षम है, एल्डर बाई की पहचान को देखते हुए वह उसके लिए खेती के संसाधनों को हासिल करने में सक्षम होना चाहिए ताकि वह थोड़े समय के भीतर भी तेजी से स्वर्गीय सच्चे अमर तक पहुंच सके। अपनी तलवारबाजी को और अधिक ऊंचाइयों तक परिष्कृत करने की तुलना में किसी की खेती को आगे बढ़ाना वास्तव में आसान है। अल्पविराम। मुख्य शिष्यों के सर्वोच्च युद्ध कौशल के प्रतिनिधि के रूप में मंच पर चलते हुए भीड़ मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन आपस में उत्साह से बकबक कर सकती थी। अगर हे जिंगक्सुआन को भी हारना होता, तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाई रुआकिंग ने पूरे मुख्य शिष्य क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। मैं तुम्हारे साथ भी यही शर्त लगाऊंगा, उसने जिंगक्सुआ ने शांति से कहा, उसके सामने कई पीड़ितों से अप्रभावित। आपकी समझ के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। वह बाई रुआकिंग ने सिर हिलाया। चलो फिर शुरू करते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए हे जिंगक्सुआ ने पहला कदम आगे बढ़ाया। उसकी हरकतें तेज नहीं थी और उसकी तलवारबाजी बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं लग रही थी। उन्होंने जो छाप दी वह एक सीलबंद काले कछुए की याद दिलाती थी। कोई कितना भी उस पर वार करने की कोशिश करे, ऐसा लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसकी रक्षा बाधा को भेद सके। यह आत्मा कछुआ तलवारबाजी है। किसी ने तेजी से इस कदम को पहचान लिया। आत्मा कछुआ तलवारबाजी रक्षा के आसपास केंद्रित है। ऐसा लगता है कि सीनियर उन्हें दुश्मन की उल्टी तलवार से भी डर लगता है। ठीक है, इसकी मदद नहीं की जा सकती। यह अब तक कभी नहीं चूका। जैसे ही इसे फेंका जाता है, यह एक सिर पर वार करेगा। ऐसी तकनीक से कौन सावधान नहीं होगा? यह सच है। किसी भी मामले में अगर मुझे इसका सामना करना पड़ा तो शायद मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भीड़ के बीच जोरदार चर्चा हुई। भले ही स्पिरिट कछुआ तलवारबाजी रक्षा के इर्द गिर्द केंद्रित थी, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो यह सोचेगा कि वह जिंगक्सुआन कमजोर था। इसके बजाय उन्होंने महसूस किया कि यह एक अच्छा विचार था कि उन्होंने इस कदम का उपयोग करना चुना। जिन लोगों ने एक द्वंद्व युद्ध में अपने निर्णयों के रास्ते में अपने गौरव को आने दिया, वे सब पर सेनानी थे। अंत में यह वही था जो अंत में जीता था, जो अपनी गरिमा बनाए रखेगा। यह देखकर कि कैसे दूसरे पक्ष की तलवारबाजी कछुआ की याद दिलाती है, जिससे उसके पास हमला करने का कोई रास्ता नहीं बचा, बाई रुआकिंग घबरा गई। वह इस तरह के बचाव को कैसे पार कर सकती थी? अगर वह ही जिंगक्सुआन के बचाव पर काबू नहीं पा सकी, तो वह जीत कैसे हासिल कर पाएगी? जबकि बाई रुआकिंग अभी भी अपने सामने की स्थिति को चिंता से देख रही थी, उसके वरिष्ठ चाचा की आवाज उसके कान में सुनाई दी। क्या तुमने पहले कभी कछुए को मारा है? एक कछुए को मार डाला। बाई रुआकिंग ने अपनी सांस के नीचे धीरे धीरे उन शब्दों को दोहराया। उसने पहले कभी कछुए को नहीं मारा था,
लेकिन उसने इसके बारे में पहले सुना था। आपको इसे भोजन के साथ लुभाने की जरूरत है। इसे आकर्षित करें ताकि यह स्वयं प्रकट हो जाए। इसे तेज ब्लेड से मारने के लिए उपयुक्त क्षण बनाएं। झांग हुआन की आवाज जारी रही। वर्तमान स्थिति भी ऐसी ही है। यदि आपका विरोधी आपको हराना चाहता है, तो उसे अंततः एक चाल चलनी होगी। तो आपको क्या करना है? दूसरे पक्ष को लुभाने के लिए खुद को एक प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल करना है। उसका अपराध आपके लिए हमला करने का सबसे अच्छा क्षण होगा। मैंने आपको पहले ही एक रास्ता दिखाया है, और क्या आप जीत हासिल करने में सक्षम हैं या नहीं? नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा। हाँ, वरिष्ठ अंकल झांग। बाई रुआकिंग ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। वह जानती थी कि यह एक परीक्षा है जो उसके वरिष्ठ चाचा ने उसके लिए निर्धारित की थी। उसने उसे युद्ध लड़ने का तरीका पहले ही बता दिया था। अगर वह अभी भी लड़ाई जीतने में असमर्थ थी, भले ही उसे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी नंबर 1 स्थान प्राप्त करना था, फिर भी वह इसे जल्द ही खो देगी। जब तक वह इस लड़ाई को जीत सकती है, चाहे वह उसकी तलवारबाजी हो या उसकी मनस्थिति, वे नई ऊंचाइयों को छुएंगे। वह एक ऐसी अस्तित्व बन जाएगी जिसका कोई भी मुख्य शिष्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता नहीं कर सकता था। यह इसी तरह था कि कैसे जिमिन चुइक्सियू की तलवारबाजी अपने दुर्जय कौशल के बावजूद नंबर 1 नहीं माना जा सकता था। हालांकि ये गुचेंग को मारने के बाद उसकी मनस्थिति बदल गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह अंततः अपनी पीढ़ी का तलवार देवता बन गया, जो दुनिया में एक नायाब अस्तित्व बनने के लिए बढ़ रहा था। 2. बाई रुआकिंग के पहले भी ऐसी ही स्थिति थी। उसने अपने वरिष्ठ चाचा के मार्गदर्शन में युद्ध के बाद लड़ाई जीती थी, लेकिन इसने उसके भीतर निर्भरता की मानसिकता का निर्माण किया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो उसके मन में यह धारणा बनेगी कि वह अपनी क्षमताओं से युद्ध जीतने में असमर्थ है। इसलिए उसे तत्काल एक व्यक्तिगत जीत की आवश्यकता थी ताकि वह खुद की पुष्टि कर सके, साथ ही साथ उसकी तलवारबाजी भी। यह जानते हुए कि उसके वरिष्ठ चाचा उसके कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह सब कर रहे हैं, बाई रुआकिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के ही जिंगक्सुआन की ओर रुख किया। क्या वो अपने शरीर का इस्तेमाल हे जिंगक्सुआन को लुभाने के लिए करना चाहती है? एल्डर बाई ये ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यह बिना कहे चला गया कि वह थरी ग्रैंड एल्डर्स में से एक के रूप में हे जिंगक्सुआन की तलवारबाजी की खामियों के माध्यम से भी देख पाएगा। यह सिर्फ इतना था कि उसने नहीं सोचा था कि उसकी पोती इतना निर्णायक कदम उठा सकती है। किसी को यह जानना था कि इस तरह से चार्ज करना प्रतिद्वंद्वी के सामने खुद को पेश करने से अलग नहीं था। जरा सी असावधानी से आसानी से खत्म हो सकती है मौत। मैंने सोचा था कि आपकी पोती युद्ध के बाद युद्ध जीतने में सक्षम होने का कारण यह है कि उसने किसी तरह से विचित्र तलवारबाजी सीखी है। यहाँ तक अगर वह शीर्ष 3 में पहुंच जाती है, तो भी वह लंबे समय तक अपनी स्थिति को सुरक्षित नहीं कर पाएगी। उसके पास अन्य प्रमुख शिष्यों की स्थिर नींव नहीं है, और अन्य उसके तलवार कौशल में खामियों को उजागर करने के बाद तेजी से उससे आगे निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा निर्णय गलत है, एल्डर बाई ये के पास वाले बूढ़े ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। 16वीं रैंक से दूसरी रैंक तक सभी तरह से चुनौती देते हुए बाई रुआकिंग ने केवल क्षैतिज स्लैश या तलवार टॉस का उपयोग किया था। इसमें कोई कुशल युद्धाभ्यास शामिल नहीं था। वह आगे बढ़ने के लिए अपनी तलवारबाजी के कौशल पर पूरी तरह से भरोसा कर रही थी। अगर वह पहला स्थान भी लेती, तो क्या कोई उसे पहचानता? क्या वह खुद को भी पहचान पाएगी? लेकिन इस पल में बाई रुआकिंग ने दूसरे पक्ष की तलवारबाजी में उद्घाटन के माध्यम से देखा था और मौत की धमकी के बावजूद ही जिंगक्सुआन को बाहर निकालने के लिए सही तरीके से चार्ज करना चुना। बस उस पर ही यह देखा जा सकता था कि तलवार के रास्ते की उसकी समझ और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। वह केवल अपनी तलवार कला की ताकत पर ही निर्भर नहीं थी। हो जब वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे, उस समय द्वंद्वयुद्ध की स्थिति बदल रही थी। वह जिंगक्सुआन बाई रुआकिंग के इरादों को समझ सकता था, इसलिए उसने अपराध करने से परहेज किया। इसके बजाय उसने जो किया वह धीरे धीरे पीछे हटना था। वह किसी भी उद्घाटन का खुलासा नहीं करेगा जो बाई रुआकिंग को अपने बचाव का उल्लंघन करने की अनुमति देगा। जब तक उसे जीत की पूरी गारंटी नहीं मिल जाती, वह कोई कदम नहीं उठाता। ऐसा जवाबी उपाय भी बहुत बुरा नहीं है। झांग शुआन ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि ही जिंगक्सुआन की प्रवृत्ति भी काफी तेज थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे मुख्य शिष्यों में नंबर 1 क्यों बन गए। उसकी मनस्थिति वास्तव में बहुत खराब नहीं थी। कट उसे एक धैर्यवान शिकारी की याद दिलाता था, जो अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के आदर्श अवसर के लिए घास में प्रतीक्षा में पड़ा था।
कोई अन्य प्रतिद्वंद्वी लड़ाई के ज्वार का दावा करने और बाई रुवानेकिंग पर दबाव बनाने के अवसर पर छलांग लगा देता। हालांकि इससे बाई रुवाकिंग को वह ओपनिंग मिल जाती जिसकी उसे निर्णायक हमला करने के लिए सख्त जरूरत थी। दूसरी ओर अगर वह लड़ाई को बाहर खींच लेता तो बाई रुवाकिंग के पास अपना समय बिताने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। अभी वे जिस चीज पर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे वह उनका धैर्य था। दोनों पक्षों ने कुछ वार किए, लेकिन वे सभी उथले हमले थे जिन्होंने दूसरे के शोषण के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। यह देखकर कि कैसे हे जिंगक्सुआन ने पहला कदम उठाने से इनकार कर दिया, बाई रुआकिंग चिंतित होने लगी। वह कभी भी धैर्यवान व्यक्ति नहीं रही थी और यह सब प्रतीक्षा और उथल पुथल वास्तव में उसकी नसों को झकझोर रही थी। अभी इस वक्त हे जिंगक्सुआन ने बड़ी उत्सुकता से महसूस किया कि बाई रुआकिंग पल पल अधीर होती जा रही थी और उसकी हरकतें उसके मूड को भी पूरी तरह से दर्शाती थीं। वह जानता था कि हड़ताल करने का अवसर आखिरकार सामने आ ही गया था। युद्ध की विचित्र शांति के बीच वह अचानक बाई रुवानिकिंग को मारने के लिए आगे बढ़ा। यह ऐसा था जैसे कोई शिकारी शिकार पर झूम रहा हो। पहले की शांति दूसरे पक्ष को अपना बचाव करने के लिए एक मुखौटा से ज्यादा कुछ नहीं थी। जैसे ही असली शिकार शुरू हुआ, उसकी गति इस हद तक बढ़ गई कि अब शायद ही कोई उसकी हरकतों को देख सके। वह आ रहा है। तलवार निकालते समय बाई रुआकिंग ने अपने दांत एक साथ कसकर पीस लिए। यह सच था कि समय बीतने के साथ साथ वह और अधिक निराश होती जा रही थी, लेकिन उसने अपने वरिष्ठ चाचा की शिक्षाओं का पालन करने की उपेक्षा नहीं की। इस पूरे समय के दौरान वह हे जिंगशुआन की हरकत पर भी कड़ी नजर रख रही थी। हे जिंगक्सुआन की तलवार बाई रुआकिंग की छाती पर लगी, लेकिन साथ ही बाई रुवानिकिंग की तलवार पहले ही हे जिंगक्सुआन के सिर में गिर गई थी। वह जिंगक्सुआन मर चुका था, लेकिन बाई रुआकिंग भी हार गई थी। लड़ाई बराबरी पर समाप्त हुई थी। वो अभी भी बहुत कमजोर है। झांग जुआन ने अपना सिर हिलाया। उसने पहले ही उसके लिए एक रास्ता बता दिया था, इसलिए उसने सोचा कि वह जीत हासिल कर लेगी। कितना शर्मनाक है। यह भाग्यशाली था कि वह उसकी छात्रा नहीं थी, वरना वह निश्चित रूप से उसे एक अच्छी जुबान दे देता। लेकिन जिसके बारे में बात करते हुए यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा अफसोस था। वह शीर्ष क्रम की मुख्य शिष्या का पैसा भी ले सकती थी, लेकिन उसकी कमजोरी के कारण वह सारा पैसा उसकी उंगलियों से फिसल गया था। झांग हुआन की हताशा के विपरीत भीड़ पूरी तरह से चुप थी। हर कोई शब्दों से परे हैरान था। यह स्पष्ट था कि उन सभी के लिए यह विश्वास करना कठिन था कि बाई रुआकिंग वास्तव में एक युद्ध में हे जिंगक्सुआन की बराबरी करने में सक्षम थी। यह देखते हुए कि द्वंद्व युद्ध की अंगूठी पर दो आंकड़े हल्के टुकड़ों में बिखर गए हैं, बूढ़े ने एल्दबाई की ओर रुख किया और कहा, बधाई हो, आपके पास वास्तव में एक अच्छी पोती है। हा, ऐसा लगता है कि वह हाल ही में प्रबुद्ध हुई है। एल्दबाई ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। बेशक उन्हें इस बात का गर्व था कि उनकी पोती नंबर 1 प्रमुख शिष्य के साथ समान आधार पर लड़ने में सक्षम थी। वह वास्तव में दुर्जेय है, लेकिन यह बहुत अच्छा नहीं है कि उसने अपने मुख्य शिष्यों के खिलाफ तलवार मंडप के सिक्के लेने के लिए एक शर्त लगाई। यह आप पर भी अच्छी तरह से प्रतिबिंबित नहीं होता है, बूढ़े ने कहा। केवल एक सामान्य द्वंद्व युद्ध करना ठीक होगा, लेकिन उस पर भी पैसे का दांव लगाना, यह साथ ही मुख्य शिष्यों के बीच खेल भावना को कमजोर करेगा। आप पहले से ही आरोही बादल तलवार मंडप के तीसरे बुजुर्ग हैं, और फिर भी आपकी पोती वास्तव में पैसे के लिए इतनी बेताब है कि वह दूसरों के साथ जुआ खेलती है। जिन लोगों ने इस मामले के बारे में सुना, वे शायद सोच भी रहे होंगे कि आप अपनी ही पोती के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। मैं उसे बाद में जल्द से जल्द देना सुनिश्चित करूंगा, एल्दबाई ने उत्तर दिया। ओल्ड मास्टर, मुझे डर है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बाई फैंग ने चिंतित होकर कहा। उन शब्दों ने एल्दबाई को एक पल के लिए गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। वास्तव में तब तक बात दूर दूर तक फैल चुकी होगी और उसके जुए की खबर से उसकी पोती की उपलब्धियां धूमिल हो जाएंगी। तुम सही कह रही हो, मुझे इससे तुरंत निपटना चाहिए। एल्दबाई ने सिर हिलाया और भीड़ को संबोधित करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। कृपया मेरी बात सुने। उसकी आवाज तेज और स्पष्ट थी, और इसने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। आपके तलवार मंडप के सिक्कों के संबंध में रुवानिकिंग ने आप में से बाकी लोगों के साथ जो शर्त लगाई है, वह सिर्फ एक मजाक है। उसका मकसद आपको लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करना है ताकि लड़ाई की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। चूंकि यह सिर्फ एक मजाक है, इसलिए आपको इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, एल्दबाई ने हंसते हुए कहा।
इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एल्डर बाय ये ने ये शब्द कहे, भीड़ में से एक अप्रसन्न स्वर गूंज उठा। आपको उन्हें यह बताने का क्या अधिकार है कि इसे बहुत गंभीरता से न लें? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो? एल्डर बाय ये ने केवल एक युवक को ऊपर जाते हुए देखने के लिए एक भौं के साथ अपना सिर घुमाया। ठीक है, मैं केवल एक साधारण कोर शिष्य हूँ। हालांकि मेरा मानना कि ये वही विचार हैं जो बाई रुआंकी के मन में थे जब उन्होंने अपने विरोधियों को दांव का प्रस्ताव दिया। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं? यह देखकर कि इस युवक ने गुस्से में उसका सामना कैसे किया, एल्डर बाय ये की पहली प्रतिक्रिया अपने असली विचार को प्रकट करने की थी। हालांकि एक पल की झिझक के बाद भी उसने पहले अपनी पहचान और जांच को छिपाने का फैसला किया। एक प्राचीन के रूप में उसके लिए सबसे अच्छा यही था कि वह शिष्यों से संबंधित मामलों में न उलझे, अन्यथा यह उस पर बुरी तरह से प्रतिबिंबित हो सकता है। मैं बहुत सुंदर हूँ, और मैं बाई रुआंकी की अच्छी दोस्त हूँ। मेरे शब्द उसकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। झांग हुआ ने जवाब दिया। चूंकि यह एक शर्त है, अगर दूसरी पार्टी भुगतान नहीं करती है तो इसका क्या मतलब है? यह अब दांव के बारे में नहीं बल्कि मनुष्यों के बीच मूलभूत विश्वास का मुद्दा है। अगर हम यहाँ वादों की पवित्रता को कम करना शुरू कर दें, तो भविष्य में उन्हें कौन गंभीरता से लेगा? यदि आप भुगतान नहीं करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें। देखो, मेरी तलवार मानती है या नहीं? वह उस पैसे को कैसे छोड़ सकता था जो उसने इतनी मेहनत से कमाया था? आप मेरे साथ मजाक कर रहे होंगे। जो कोई भी मुझसे मेरे पैसे को छोड़ने के लिए कहता है, तैयार रहो शक्ति को आपसे बाहर करने के लिए। एक एक हिट नॉकआउट। ये दोनों लू शियाओफेंग श्रृंखला के प्रसिद्ध तलवारबाज हैं। ये गुचेंग उस समय तलवार अमर के रूप में जाने जाते थे, और उनके युग में कोई भी उन्हें वापस प्रतिद्वंद्वी नहीं कर सकता था, लेकिन जिमेन चुइक्सियू रैंकों के माध्यम से उठे। अंततः उनका एक दूसरे के साथ झगड़ा हुआ, और यह जिमेन चुइक्सियू की जीत के साथ समाप्त हुआ।